क्या किसी को भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कोई भी डाउट है? सो इन टुडेज क्लास we will study the LLP, ठीक है, the Limited Liability Partnership Act, and how much we have completed? We have completed our Indian Contract Act and the Sales of Goods Act. Okay, तो अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से कोई भी डाउट है, ठीक है, किसी को भी, तो वो ग्रुप में मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनिट नंबर 1 के एंड यूनिट नंबर 3 के, ये मैं आपको सभी कुछ कंप्लीट समझा चुकी हूँ, ठीक है। और हमारे पास अब 3 यूनिट्स रिमेनिंग है। 3 यूनिट्स में से यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5, ठीक है। ये 3 यूनिट्स हमें कंप्लीट करनी है अपने जून तक के सेशन में, जून एंड जुलाई में। सो हमारे पास अभी फिलहाल कम टाइम है, सिलेबस भी हमें कंप्लीट करना है। क्लियर? अब इतना आपको ध्यान रखना है कि जो जो टॉपिक्स मैंने आपको समझाए हैं वो आपको अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने सभी कुछ कवर किया है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आज हम LLP अपना स्टार्ट करेंगे। नाउ सी the Limited Liability Partnership Act 2008. First of all we should understand, ठीक है ना, कि it's provision की why limited liability partnership is made, ठीक है ना, और या फिर ये आपके पास यानी हमारे यहाँ पे आई क्यों थी, यानी कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, ऐसा मतलब गवर्नमेंट के लिए या फिर ऐसा हमारे लिए यानी कि इम्पोर्टेंट क्यों था कि हमने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को स्टार्ट करना चाहा। क्या हमारे पास कंपनी एक्ट नहीं है? हमारे पास कंपनीज एक्ट भी है। क्या हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट नहीं है? हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट भी है। लेकिन फिर भी उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप स्टार्ट करने की नीड क्यों थी? बताइए, आप सभी बताइए कि हमें इसकी नीड क्यों थी। आप लोगों ने स्टडी किया है ना 12th में LLP के बारे में? ऐसा तो है नहीं कि कोई भी नहीं जानता है, कुछ तो जानते ही होंगे क्या होता है, एटलीस्ट इसका मीनिंग तो जानते ही होंगे, ठीक है। बताइए, एक्सप्लेन करो। कोई भी नहीं? चलो, सब बुद्धू हैं इसका मतलब। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। एन एक्ट टू मेक प्रोविजंस फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन। देखो, मेन सबसे पहले हमें इसके अंदर ये समझना है कि ये एक्ट क्या है। ये एक्ट है, इसके अंदर हमें उसके फॉर्मेशन की, कैसे फॉर्म हुआ, उसकी रेगुलेशंस के बारे में, ठीक है। यानी कि रेगुलेशंस के बारे का मतलब है कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, और कभी भी कंफ्लिक्ट होती है तो कंफ्लिक्ट को हम रिजॉल्व कैसे करेंगे। सो ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड फॉर मैटर कनेक्टेड, और इसी से कोई भी जो मैटर क्या है, कनेक्टेड है। अब हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है? द शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है। बेसिक है, तो बेसिक में सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो एक्ट है कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है या फिर ये एक्ट हमारा स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है। अगर ये एक्ट हमारा स्टेट गवर्नमेंट का है तो ऑब्वियसली ये एक जिस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया होगा उसी स्टेट गवर्नमेंट पर ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये एक्ट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस एक्ट में बी कॉल्ड द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इट एक्सटेंड्स टू द हॉल ऑफ इंडिया। ये पूरे हॉल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड है। ध्यान रखना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमारा जम्मू एंड कश्मीर में एक्सटेंडेबल नहीं है, वो वहां एक्सटेंड नहीं करता। लेकिन LLP हमारा काफी लेट आया। हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमारे पास स्टार्टिंग में आया था, इसीलिए हमने जम्मू एंड कश्मीर को वहां पे एक्सक्लूड किया। क्योंकि उसके अपने खुद की ऑर्डिनेंस, उसके अपने खुद के ही प्रोविजंस हैं। लेकिन LLP हमारे पास लेट आया। लेट कब आया? जब हमने पार्टनरशिप एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, ठीक है, हमने क्या देखा? पार्टनरशिप एक्ट। अच्छा मुझे ये बताओ, पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? ये तो पता होगा। 2013। कंपनीज एक्ट की बात नहीं कर रही मैं, पार्टनरशिप एक्ट की बात कर रही। 2013 में था पार्टनरशिप एक्ट? नो मैम, नो। 13 में था? किसी बातें कर रहे हो मैम? 1932। श्योर 1932 है? मैम 1932।
और ये एक्ट कब आया एलएलपी? मैम 2008। देख 2008, ठीक है। अच्छा, और ये बताओ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का बताओ। मैम कुछ नहीं 1930। पता। मैम 1930। 1930। हाँ, और कंपनीज एक्ट ये एग्जाम में आएगा। 2013। क्या 2013? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? अरे कम। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताओ। अरे अब भी सब कुछ स्टडी करके आए हैं, इन्हें ईयर 1872। हाँ वेरी गुड 1872। ठीक है, तो आपको ना ये सारे जो एक्ट हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखोगे कि एज पर दिस प्रोविजन ऑफ, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, तो आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। सो दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है। सेकेंड, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, fine, and then third one is it shall come into force on such date as the central government, ठीक है, में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। कहने का मतलब है ये उस स्टेट से एनफोर्स हुआ था, ये उस स्टेट से चालू हुआ था जिस स्टेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, नोटिफिकेशन स्टार्ट किया था या फिर नोटिफिकेशन डाला था। सो प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड। देखो हमें यहाँ पे मेन जो है डेट से, क्योंकि अगर हम डिफरेंट डेट पर जाएंगे इतना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमें इसकी डेफिनेशंस पे देखना है कि आखिर ये जो डेफिनेशंस हैं इसके, इस डेफिनेशंस के अंदर कौन कौन से पार्टी और कौन कौन से इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, पार्टनर्स है, वो कौन कौन आएंगे इसमें। सो फर्स्ट, address in relation to a partner of a limited liability partnership। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के पार्टनर के रिलेशन में, यानी कि इसमें कौन कौन है, यानी कि ये किस किस को एड्रेस, एड्रेस का मतलब क्या होता है, यानी कि उस तक पहुंचना, यानी कि इस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कौन कौन रीच कर सकता है। नंबर वन, इफ एन इंडिविजुअल हिज यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस, यानी कोई भी एक इंडिविजुअल उसका अपने खुद के एड्रेस से। एंड देन इफ ए बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, कोई भी आपके पास क्या है, कंपनी है, कोई बॉडी, देखो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड सेकंड वन इज द आर्टिफिशियल आइडेंटिटी, बिकॉज कंपनी, any institution, any body corporate is an आर्टिफिशियल आइडेंटिटी, ठीक है, इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। यानी इसमें आपके पास, अगर मैं पर्सन की डिफाइन करती हूँ तो इसमें दोनों ही पर्सन आपके इंक्लूड होंगे, आपका इंडिविजुअल भी इंक्लूड होगा और आपका जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो भी इंक्लूड होगा। तो आप प्लीज साथ साथ इसके नोट्स प्रिपेयर यहाँ लिखते जाइए ताकि आपको लर्न करने में आसानी रहे। ऐसे ही कि जैसे इंडिविजुअल लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड में लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट, तब सोचते रहोगे कि ठीक है ना, यहाँ पे इंडिविजुअल क्यों है, सेकंड में बॉडी कॉर्पोरेट क्यों है, क्यों, क्योंकि हम जितने भी सारी पार्टनरशिप होती है, कंपनी होती है, देखो यानी कि एक पार्टनरशिप की, कंपनी की अपनी खुद की क्या होती है, सील होती है, ठीक है ना, उनके अपने खुद के स्टैम्प है, जैसे एक इंडिविजुअल का सिग्नेचर है तो एक कंपनी का भी है, ठीक है, एक बॉडी कॉर्पोरेट, एक इंस्टीट्यूशंस के भी होते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो यानी कि इसमें एलएलपी में कोई भी पार्टनर बन सकता है, आपका इंडिविजुअल बन सकते हैं, और एक आपका जो बॉडी कॉर्पोरेट है यानी कि जो कॉर्पोरेशन है, आपके आर्टिफिशियल पर्सन भी बन सकते हैं। अब जिस तरीके से एक इंडिविजुअल का अपना खुद का रेजिडेंशियल एड्रेस है, उसी तरीके से एक इंस्टीट्यूशंस के, बॉडी कॉर्पोरेट्स के अपने खुद के रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस है। तो द एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, इसके माध्यम से वो यानी कि पार्टनर बन सकते हैं। सेकेंड में हम डिस्कस करते हैं कि ये जो है एडवोकेट्स है, ठीक है, यानी कि इसमें आपके एडवोकेट्स में भी इंक्लूड्स हैं। नेक्स्ट इज अपीलेट ट्रिब्यूनल, का मतलब क्या है कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड, और इसी एक्ट के अंदर एक अपीलेट ट्रिब्यूनल भी। देखो जब कभी भी हम एक ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, ट्रिब्यूनल का मतलब देखो जहां पर आपके पास पर्सन्स होंगे, ठीक है, वहां पे उनके अपने अपने व्यूज होंगे, इट्स अ कॉमन,
ठीक है, वहां पे आपको अपने अपने उनके थॉट्स होंगे, अपने अपने व्यूज होंगे, और जब जहाँ पे अपने अपने व्यूज होंगे वहां पे क्या होंगे कि वहां पे हमारे पास कन्फ्लिक्ट्स अराइज करेंगे। कन्फ्लिक्ट्स क्यों अराइज करेंगे? सबको लगेगा कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, मोर सुटेबल है। तो उसके लिए क्या ऐसा एलएलपी में एग्जिस्ट नहीं करेगा? ऑब्वियसली एलएलपी में क्या, वो आपका किसी भी कंपनी में, वो आपका किसी भी इंस्टीट्यूशंस में एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए हमें एक एपेलेट ट्रिब्यूनल को की सेटअप करने की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए हमारे पास एपेलेट ट्रिब्यूनल है। ठीक है, एपेलेट ट्रिब्यूनल हमने स्टार्ट किया और वो था हमारे पास नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड under subsection 1 of the section 10 FR of the Companies Act 1956. So please mention that Companies Act है 1956। आपने ठीक कहा कि कंपनीज एक्ट का 2013 भी है, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 वो न्यू वाला है उसमें, लेकिन इनिशियली जो कंपनीज एक्ट है आपके पास 1956। देखो 1930 इज अ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, हमारे पास यानी कि क्योंकि हमारे लिए ट्रेडिंग तो बहुत टाइम पहले स्टार्ट हो गई थी। और जब अगर हम एक कॉमनली अपने हिस्ट्री में उठा के देखते हैं कि 1947 के बाद जब से हम इंडिपेंडेंस हुए, इसका मतलब कि हमने काफी सारे जो थे एक्ट उन सबको, ठीक है, इम्प्रूव करने लगे, स्टार्ट करने लगे। यानी कि कंपनीज एक्ट में हमने देखा कि काफी लिमिटेशन थे, हमारी पार्टनरशिप एक्ट में भी थी, तो इसीलिए हमने इसका एलएलपी को स्टार्ट किया। तो और एलएलपी में यानी कि एड्रेस इसमें कौन कौन कर सकता है? नेक्स्ट इज एडवोकेट एंड देन इज एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब हम बात करते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन आएगा। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर हमने एक इंस्टीट्यूशंस की बात की है, एक हमने कॉर्पोरेशन की बात की है, तो ये भी इस एक्ट में कंप्लीटली डिफाइंड है। हर चीज एक्ट में कंप्लीटली डिफाइंड क्यों है? क्योंकि हम इंडिविजुअल्स होते हैं, वो लूप होल्स निकालने में बहुत एक्सपर्ट है। ठीक है, तो इसीलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी क्लियरली डिफाइन किया गया है। क्या क्लियरली डिफाइंड है? तो बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड करता है? एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, देखो मान लीजिए एक मतलब एग्जिस्टिंग एलएलपी है, वो एक इंडिविजुअल के साथ करना चाहती है, तो वो भी कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, एलएलपी जो कि इंडिया के बाहर है, वो अगर एक मेंबर बनना चाहती है, पार्टनर बनना चाहती है, वो भी ठीक है कर सकती है। नेक्स्ट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने जब एक बॉडी कॉर्पोरेट का नाम दिया है, तो एलएलपी जो रजिस्टर्ड है इस एक्ट के अंदर, एलएलपी जो कि आउटसाइड इंडिया में है, और एक कंपनी जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन वो क्या क्या इंक्लूड नहीं करती। ध्यान से सुनना, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये नहीं होता पढ़ना कि हमें क्या क्या करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये जानना कि इसमें कौन कौन से, ठीक है, इंक्लूड नहीं होता एलएलपी में, कौन कौन सा यानी कि जो आइडेंटिटी है वो इंक्लूड नहीं करेंगी। नंबर 1, ए सोल प्रोप्राइटरशिप। ये जो सोल कॉर्पोरेशन लिखा है, हमने स्टडी किया है 12th में, आपने स्टडी किया है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि उस एक ऐसा प्रोप्राइटरशिप जिसमें खाली एक सिंगल ओनर होता है, ठीक है, वो नहीं कर सकता, वो इसका मेंबर नहीं बनेगा, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये एग्जाम में आता है कि इसमें कौन कौन सा इंक्लूड नहीं होते। नेक्स्ट इज ए कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी अगर रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है, वो आपका मेंबर नहीं बनेगी, क्योंकि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के जो मोटिव्स हैं, क्योंकि आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए कैसे आपको दिमाग लगाना है, माइंड लगाना है कि इसमें वो क्यों क्यों इंक्लूड नहीं है, क्योंकि उनके मोटिव्स अलग अलग हैं। जिनका प्रोविजन में देखा गया कि जिनका एलएलपी, अभी मैं आपको एलएलपी के ऑब्जेक्टिव्स, एलएलपी के फंक्शंस की मतलब वो क्यों फ्रेम में है, उसके बारे में हम उसके फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे, तब हम देखेंगे कि जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के जो फीचर्स है वो कंप्लीटली डिफरेंट हैं।
आप खुद जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में अलग होता है, उसमें हर मेंबर अपना इतना एक मतलब कि अमाउंट तक वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट शेयरिंग, वो सब कुछ उनमें डिफरेंट है, उनका पैटर्न डिफरेंट है, इसीलिए कभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एलएलपी में इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट इज एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी, ठीक है, कोई भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि कंपनी नहीं है, और यानी कि विच द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, मतलब आगे की लाइन तो बिल्कुल सिंपल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की है, कोई भी लिखा है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो, कोई भी संस्था हो, लेकिन वो कंपनी नहीं हो, क्योंकि कंपनी तो है, तो कंपनी अगर इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया तो वो एग्जिस्ट करेगी, तो वो कर सकती है, पर यहाँ ऑलरेडी मेंशन है नॉट बीइंग ए कंपनी, क्योंकि देखो वहां हमने डी पॉइंट में ऑलरेडी मेंशन कर दिया वो कंपनी जो कि सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई है एंड आउटसाइड इंडिया, और इंडिया के बाहर, क्लियर, क्योंकि इनके रूल्स में, इनके प्रोविजंस में कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि अगर एक कंपनी, क्योंकि अगर हम एक कंपनी और एलएलपी, क्योंकि देखो हम यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को क्यों इनमें हमने इंक्लूड किया, क्योंकि जब ये एक्ट आया था एलएलपी 2008, ठीक है, क्योंकि जब हमें इसकी नीड हुई थी, आज ये एलएलपी सभी में क्या है, मतलब कि आज हम देखा जाए तो 50, 60, 70% लोग इसके बारे में जानते हैं। उस टाइम पर इस एक्ट को हमें क्या करना था, प्रमोट करना था, पर इसमें लिमिटेशंस का गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना था कि अगर हम इसमें कंपनीज को भी इंक्लूड कर देंगे तो क्या डिफरेंट रहेगा कंपनी में भी, मतलब कि तो फिर एलएलपी को एक मतलब एक उसको अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी देने का, उसको सेटअप करने का क्या कोई मोटिव रहेगा? ऑब्वियसली नहीं रहेगा। पर अब हमें ये था कि अवेयरनेस ऐसे देनी है, तो अवेयरनेस के लिए हमने बस उन्हीं कंपनी को स्टार्ट किया, ठीक है, उन्हीं कंपनी को हमने इंक्लूड किया जो कि आउटसाइड इंडिया, जो कि इंडिया के बाहर थी। मैं क्या बोल रही हूँ, एक एक पॉइंट है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ आपको ये बताया हुआ है कौन कौन से इसमें ये पॉइंट्स इंक्लूड है, कौन से इंक्लूड नहीं है, ठीक है। लॉजिक के लिए आपको अगर अपने नोट्स में प्रिपेयर करना है तो आप लिख लीजिए प्लीज, ठीक है, फिर बाद में आप पूछोगे कि मैम इसमें ये क्यों इंक्लूड है, क्यों, हम कैसे याद करें, कैसे लर्न करें, क्योंकि लर्निंग नहीं होती है, ठीक है, लर्न पे जाओगे तो नहीं समझ में आएगा, माइंड लगाओ, खुद से सोचो, ठीक है, कि हमें ये भी इसमें इंक्लूड करना है कि आपने, क्योंकि ये सबसे लेट एक्ट आया था, ठीक है, लेट में अगर कंपनीज को भी इंक्लूड करते तो इसमें कौन सी कंपनीज को हमें इंक्लूड करना है, कौन सी कंपनी को इंक्लूड नहीं करना, तो हमने सिंपल डिसाइड किया गया कि सिर्फ जो कंपनीज थी इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया, क्यों, क्योंकि वो जो इंडिया के बाहर कंपनीज होती है वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर कवर नहीं होती, क्योंकि बाहर की कंपनीज का हमारा जो एक्ट है वो सिर्फ हमारे इंडियन टेरिटरी पर ही एप्लीकेबल होगा, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, आर एक्ट इज ओनली एप्लीकेबल विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द इंडिया, नॉट आउटसाइड द इंडिया, दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फाइन। सो now the next one, so first is a sole corporation and then second is a cooperative society registered, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या था, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी अदर जो क्या है बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, नॉट बीइंग ए कंपनी, लेकिन बस वो कंपनी नहीं, देखो यहाँ पे ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया जो कि एक सेक्शन 3, इसका मतलब कि इंडियन कंपनीज नहीं है, इतना लंबा समझने के लिए आप शॉर्ट में लिख लो नॉट बीइंग एन इंडियन कंपनी, दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट इज अ बिजनेस, बिजनेस भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस आपका पार्टनरशिप में, ठीक है ना, एक्ट में कहीं ना कहीं कवर होता है, तो बिजनेस, क्योंकि देखो अगर बिजनेस में आपके पास कोई इंडिविजुअल कर रहा होगा तो वो हो जाएगा आपके पास सोल कॉर्पोरेशन, अगर बिजनेस में वो यानी कि 2 अगर 3 4 है, ठीक है ना, तो आपके पास है तो इसका मतलब कि वो आपके हो जाएगा पार्टनरशिप, तो इसीलिए बिजनेस है ये इंक्लूड नहीं करेगा, चाहे वो बिजनेस किसी भी ट्रेड का हो, प्रोफेशन का हो, सर्विस का हो एंड ऑक्यूपेशन का हो, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं करेगा। एंड देन F पॉइंट इज ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए हैं,
वो भी आपके LLP में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो सीए भी इसमें इंक्लूड नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कंपनी सेक्रेटरी आपको सीएस भी इंक्लूड नहीं है। कॉस्ट अकाउंटेंट, अगर कोई भी अकाउंटेंट है लेकिन उसने, क्योंकि देखो कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए हमें ICWA, ठीक है ना, वहां से हमें वो डिग्री लेनी पड़ती है, ठीक है। तो वहां से अगर कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। So cost accountant means a cost accountant as defined in clause B of the subsection 1 of the section 2 of the Cost and Works Accountant Act. नेक्स्ट है आपके पास कोई भी कोर्ट होंगे, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए स्पेसिफाई पहले कर दिया, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ठीक है। कोर्ट्स भी इसमें LLP में नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि एक बार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जिस तरीके से हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स, हमने काफी सारे डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी वर्ड इंक्लूड किया हुआ है, क्यों ना हम इसमें भी कोर्ट में भी इंक्लूड कर देते हैं, तो वो फिर आपका आउटसाइड इट्स जुरिडिक्शन में रखा गया, उसके लिए काफी डिस्कशंस की गई। नेक्स्ट है जे है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। देखो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन से होते हैं? ये कंपनी के अपने एक खुद के स्टेटस होते हैं, ठीक है, वो 2 या 3 कंपनीज में इंक्लूड होते हैं, तो इसीलिए जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, ठीक है, कोई भी पार्टनर्स जो कि डेजिग्नेटेड है वो इसमें क्या होगा, इंक्लूड नहीं करेगा। तो एंटिटी का मतलब मैंने आपको वही बता दिया, कोई भी जो बॉडी कॉर्पोरेट है और वो एंटिटी जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर क्या है, कवर की गई है, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब है फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर मीन्स द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल, तो अप्रैल के फर्स्ट डे से 31st डे ऑफ द मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। इसमें तो हमें कोई समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें फाइनेंशियल ईयर के बारे में अच्छे से पता है, ठीक है। सभी का ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ही क्या होगा, एंड होगा। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ LLP incorporated after 30 डे ऑफ, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर में एंड, ठीक है। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे भी ऑलरेडी मेंशन है कि इन केस ऑफ LLP इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि इन केस जब LLP इनकॉर्पोरेट है, ठीक है ना, 1 साल के, ठीक है, 30 यानी कि 30 सितंबर के बाद भी, ठीक है, तब भी जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को ही यानी आपका एंड होगा, ठीक है। तो वो आपका नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर के 31 मार्च को ही एंड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अगर LLP बाहर की LLP इंक्लूड नहीं करेंगी, क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको ये बताया, रीजंस है सबके पीछे, रीजन सबके पीछे क्या है कि आपके इसमें जो प्रोविजंस हैं, क्योंकि वहां पे क्या होगा, प्रोविजंस मैच नहीं करेंगे, क्लैश करेंगे, क्लैश होगी तो कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए तो यहाँ पे फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म है इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, रजिस्टर्ड है, विच स्टैब्लिशेस अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया, जो कि इंडिया के अंदर एक प्लेस ऑफ बिजनेस को स्टैब्लिश करती है। Limited liability partnership means partnership formed and registered under this act. LLP का मतलब होता है पार्टनरशिप रजिस्टर्ड की गई है, ठीक है, एंड फॉर्म्ड है, रजिस्टर्ड है इस एक्ट के अंडर। तो एक बार अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के लिए, ठीक है, इन पॉइंट्स को समझते हैं अच्छे से। ये कुछ एक सिंपल बेसिक पॉइंट्स हैं, बस एक बार नजर मार लेते हैं कि ताकि आपको आगे जब मैं इसके प्रोविजंस आगे समझाऊंगी तो आप मुझसे बार बार ये ना कहें कि मैम इसके लिए मतलब आपने ये क्यों बता रहे हो, क्यों? क्योंकि जब ये चीजें ऑलरेडी मैं आपको समझा रही हूँ इसका मतलब कि ये अंडरस्टूड है, ये एक सिंपल सा, ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट है जो कि अंडरस्टूड होना चाहिए इसके बाद से। अब समझो, LLP एग्रीमेंट मीन्स एनी रिटर्न एग्रीमेंट
क्योंकि देखो हमने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, ठीक है, हमने यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिटर्न में किया, पार्टनरशिप के भी हमने एक डीड प्रिपेयर की गई, तो क्या एलएलपी में कोई भी जो एग्रीमेंट होगा वो रिटर्न एग्रीमेंट, देखो अगर आप ओरल एग्रीमेंट होता है, ठीक है, ओरल एग्रीमेंट है, उस केस में क्या है कि मतलब कि फ्रॉड के कंसेप्ट या फिर मिस हैपनिंग के कंसेप्ट बहुत ज्यादा होंगे, तो इट्स बेटर टू गो फॉर द रिटर्न वन, मीन्स any written agreement between the partners of the LLP and or between the LLP partnership, ठीक है, यानी कि एलएलपी के पार्टनर्स के बीच में या फिर एलएलपी के बीच में, ठीक है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, एनी रिटर्न एग्रीमेंट एंड इट्स पार्टनर्स विच डिटरमाइंस म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। क्यों? क्योंकि जिसमें लिखा गया होगा व्हाट इज योर राइट्स एंड व्हाट what are your rights and what are your duties, because rights and duties of the partner, because हमें पता होना चाहिए do's and don'ts के बारे में, तो वही इसमें लिखा क्या है, it's a partner which determines the mutual rights and duties of the partners, जो कि partners की mutual rights and duties के बारे में, ठीक है, बताता है, एंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन, देखो हमें राइट्स एंड ड्यूटीज का तो है, और इसका मतलब राइट्स और ड्यूटीज देखते हुए कर रहे हैं इन रिलेशन टू दैट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रिलेशन में, ठीक है। आई नो इसकी जो लैंग्वेज है वो टफ है, सो मैंने आपको इसीलिए इजीएस्ट वे से समझा रही हूँ, एक एक लाइन का कंसेप्ट, जो ना समझ में आए आप प्लीज पूछ लेना। अब है नेम इन रिलेशन टू अ पार्टनर ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस, ठीक है, इफ एन इंडिविजुअल हिज फॉर नेम मिडिल नेम, अगर हम नेम की बात करते हैं तो अगर एक नेम है तो इंडिविजुअल का कंप्लीटली नेम आ सकता है, चाहे उसका आगे का नेम हो, ठीक है, मिडिल नेम हो, चाहे उसका फॉर नेम यानी कि सर नेम हो। इफ है कोई भी अगर बॉडी कॉर्पोरेट आती है तो बॉडी कॉर्पोरेट में क्योंकि देखो बॉडी कॉर्पोरेट में आप ऐसे नहीं करोगे कि मतलब आज मैंने एक जो मतलब कि जो कंपनी एलएलपी में मेंबर बनने जा रही है आउटसाइड कंपनी, या कोई भी एलएलपी यानी कि जो कि एग्जिस्टिंग एलएलपी है वो एक न्यू एलएलपी का मेंबर बनने जा रही है और वो अपने नेम को चेंज करके जा रही है, वो एग्जिस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। यानी कि वो आपका एग्जिस्टिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। आप उसमें चाहे जो भी नेम ले, आपका उस नेम के ऊपर आपके कोई ना कोई पहचान होनी चाहिए। हम सभी इंडिविजुअल का क्या है, हम सभी इंडिविजुअल का आधार कार्ड, ठीक है ना, एक हमारी क्या है आइडेंटिटी है, ठीक है। मैं अगर अपने नाम से एलएलपी करना चाहती हूँ, मैं ऑब्वियसली कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपना नाम चेंज करके करना चाहूंगी तो वो एग्जिस्टिंग यानी कि वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो यानी कि तो उसके हिसाब से सेम ही जैसे मेरा बॉडी कॉर्पोरेट है उसमें भी उसका रजिस्टर्ड नेम लिखा है ना, इट्स रजिस्टर्ड नेम। बच्चे क्या करते हैं, लिख देंगे, उनको मालूम है कि इफ एन इंडिविजुअल एंड देन सेकंड में बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, वो उसके डिफाइन कर देंगे, लेकिन उसका जब नेम की बारी आएगी तो सिंपल लिख देंगे इट्स नेम। नेम से मतलब नहीं है, इट्स रजिस्टर्ड नेम, जो उसका नेम क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अ पार्टनर। Partner in relation to a limited liability partnership means any person who becomes a partner in the limited liability partnership, जो कि एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या बन गया है, पर्सन बन एक कोई भी पर्सन जो कि एक पार्टनर बन गया है एलएलपी में, ठीक है। अगर एक यहाँ पे अगर हम पार्टनर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो कि एक एलएलपी में क्या बन गया, पार्टनर बन गया, मेंबर बन गया, उसे डिफाइन किया गया है। प्रिस्क्राइब, तो जो रूल्स इस एक्ट में जो रूल्स इस एक्ट के अकॉर्डिंग मेड किए गए हैं। रजिस्ट्रार भी है, इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से हमें कंपनीज को रजिस्टर्ड करते हैं तो क्या उस तरीके से क्या एलएलपी रजिस्टर्ड नहीं की जाएगी। अच्छा मुझे बताओ रजिस्ट्रेशन क्यों मस्ट है, क्यों हम सब एक आपस में ही मतलब ऐसा नहीं कर लेते कि जो पार्टनर्स हैं जो एलएलपी सेटअप करना चाहते हैं वो आपस में एलएलपी अपने आप ही फ्रेम कर ले, रिटर्न एग्रीमेंट बना ले, क्यों मस्ट है बताओ। मैम क्योंकि अगर जब तक हम कोर्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं हो हाँ क्योंकि वो फिर क्योंकि वहां पे क्या होगा, अगर बहुत सारी एलएलपी होती हैं जो कि
अर्न नहीं होती, मतलब वो अपना सिर्फ काम निकाल रही है, चल रही है, उस केस में क्या होता है, उस केस में यानी कि आप जो है दूसरे को स्यू नहीं कर पाओगे, ठीक है। वहां पे आपके पास जो कोर्ट का जो कंसेप्ट है, लॉ यानी कि जो कानून का जो लॉ का कंसेप्ट है वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, अपनी एक यानी कि सिक्योरिटी रीजन से, सेफ साइड से, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आपके कोई भी कंपनी होगी तो उसके कोई ना कोई या तो कस्टमर होंगे, कोई ना कोई वर्क होंगे, अगर उन्होंने आपके ऊपर क्या कर दिया, स्यू कर दिया आपको या फिर केस कर दिया, जो भी रीजन से है, तो वो आपका उस केस में, ठीक है, आपका लॉ के केस में वहां पे एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, आपके कानून के केस में वह एप्लीकेबल नहीं होगा। तो रजिस्ट्रार मीन्स ए रजिस्ट्रार और एन एडिशनल, अ जॉइंट ए डिप्यूटी और एन असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रार है एक एडिशनल, एक जॉइंट, एक डिप्यूटी, ठीक है, जो भी है हैविंग द ड्यूटी ऑफ रजिस्टरिंग कंपनीज, ठीक है, मतलब हमने जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर सभी कुछ किया है, इस ट्रिब्यूनल के लिए हमने सभी को क्या किया है, एग्जिस्ट किया है। तो रजिस्ट्रार मीन्स रजिस्ट्रार एन एडिशनल, a joint, a deputy or an assistant registrar having the duty of registering companies under the Companies Act 1956, यानी Companies Act 1956 के अंडर। Now the schedule means a schedule to this act, ठीक है, स्केड्यूल में भी है, मतलब क्योंकि देखो इसमें यहाँ पे स्केड्यूल इन सब में हमने ज्यादा से, क्योंकि जो भी रजिस्ट्रार है, ट्रिब्यूनल है, तो जो ऑलरेडी कंपनीज एक्ट में क्या था, एप्लीकेबल था, ठीक है, जो कंपनीज एक्ट में एप्लीकेबल है तो हमने इसीलिए उन्हीं को ही किया है। सो रजिस्ट्रार मीन्स रजिस्ट्रार और एन एडिशनल जॉइंट डिप्यूटी और एक असिस्टेंट, मतलब जो भी हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यू करने में एक्सपेंसेस लगेंगे, खर्चा होगा, तो जो हमारे पास क्या थे, एग्जिस्टिंग थे, तो हमने उन्हीं एग्जिस्टिंग को कर दिया। तो यानी मेन से रजिस्ट्रार और एन एडिशनल, एक जॉइंट, एक डिप्यूटी और एन असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैविंग द ड्यूटी ऑफ रजिस्टरिंग कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट के अंडर जिनकी कंपनी को रजिस्टर्ड करने की ड्यूटी है। ट्रिब्यूनल भी वही जो कि ऑलरेडी हमारे पहले से रजिस्टर्ड है, हमने उन्हीं को इंक्लूड किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड एंड नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट but defined in the Companies Act 1956 shall have the meanings respectively assigned to them, ठीक है। वो सिंपल है कि मतलब जो भी एक्सप्रेशंस यानी कि जो भी लॉस कानून इसमें लिखे गए हैं। अब हम आगे रीड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कितने मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो, यहाँ से आपके पास स्टार्ट होगा। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या है, एग्जाम में इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। चलिए, तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अभी तक जितना मैंने पार्ट आपको समझाया वो सब कुछ क्या था, बेसिक पार्ट था, ठीक है, वो सब कुछ हमारे लिए बेसिक था। अब हमें नेक्स्ट स्टडी करना है। सो नेचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो नेचर है, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो नेचर है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप टू बी बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म, क्या मतलब क्या है, क्या एक एलएलपी क्या है, एलएलपी खुद जो एक न्यू एलएलपी फॉर्म्ड होती है, ठीक है, जो हमारी यानी कि जो खुद एक न्यू एलएलपी जो हमारी फ्रेम्ड होगी, वो इटसेल्फ क्या होगी, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो एक इटसेल्फ एक आर्टिफिशियल पर्सन होगा। सो नेचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, limited liability partnership to be body corporate, a limited liability partnership is a body corporate formed, ठीक है, एक LLP क्या है, body corporate formed and incorporated under this act, और जो कि इस एक्ट के अंडर incorporate है, जो कि formed है, and is a legal entity separate from that of its partner, ठीक है। अब इसका मतलब एक एक चीज समझिएगा, ये इसके फीचर्स में भी इंक्लूड है
क्या इंक्लूड है? सबसे पहले कि वो क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इनकॉर्पोरेट की गई है एक्ट के अंडर, यानी कि उसमें लॉ का कंसेप्ट आपका इंक्लूड है. सो थर्ड पॉइंट इज लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर, यानी कि एक लीगल एंटिटी है जो कि उसके पार्टनर से अलग है, जो कि उसके पार्टनर से क्या है, सेपरेट है. सो एंड इज द लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर. क्लियर? सेकंड इज ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव परपीचुअल सक्सेशन. का मतलब क्या होता है कि वो चलती रहेगी. मान लीजिए अगर एक पर्सन, एक पार्टनर है, अगर वो मतलब डेथ है, उसकी डेथ हो गई है या रिटायरमेंट या जो भी है, ठीक है, वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, अब क्या वो जो है क्या आगे एलएलपी बंद हो जाएगी? नहीं, एलएलपी है वो चलती रहेगी, एलएलपी अपने कंटिन्यूएशन में होती रहेगी. सो ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव परपीचुअल सक्सेशन. एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का क्या होता है? एक परपीचुअल सक्सेशन होता है. ठीक है, तो एक एलएलपी का क्या है? एक अपना बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि फॉर्म्ड होती है, इस एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट होगी, और जो कि उसके पार्टनर से क्या है? सेपरेट है. पार्टनर से सेपरेट का मतलब क्या है? एलएलपी की अपनी आइडेंटिटी है उसके पार्टनर से. पार्टनर्स में, ठीक है ना, कम एंड गो, बट एलएलपी एग्जिस्ट, एलएलपी एग्जिस्ट करेगी. यही पॉइंट इसका सेकंड से भी हमें समझ में आ गया कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव परपीचुअल सक्सेशन. एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का परपीचुअल सक्सेशन है. नाउ द थर्ड, any change in the partners of a limited liability partnership, LLP limited liability partnership के partners में कोई भी जो change है, ठीक है, any change in the partners of a limited liability partnership, ठीक है, अगर partners में कोई भी change है, shall not affect, मतलब कि जैसे एलएलपी को कोई अफेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे हम ये कहें, क्यों, क्या होता है कि स्टार्टिंग में जितना भी क्या था, जो नोटिस किया गया था, जब कभी भी एक मतलब एक बड़ी कंपनी या फिर वो एक पार्टनर बनती थी ना, तो वो अपने अकॉर्डिंग कंपनीज को रन करती थी. ठीक है, अपने अकॉर्डिंग अगर वो कंपनीज को रन करेंगी तो कहीं ना कहीं जो मतलब एग्जिस्टिंग जो उनके पार्टनर्स होते थे, वो मतलब उसको उनको मतलब एक्सेप्टेबल नहीं था. सो एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के पार्टनर्स में जो कोई भी चेंज है, शैल नॉट अफेक्ट दी वो, यानी कि एलएलपी की लायबिलिटीज, एलएलपी के राइट्स और उसके एग्जिस्टेंस पर अफेक्ट नहीं करेंगे. शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी. ठीक है, तो वो एलएलपी के एग्जिस्टेंस, राइट्स और उसके लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करेंगे. यानी अब क्या था, ये ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया कि एलएलपी में जो पार्टनर्स हैं वो कोई भी हो जाए, तो कोई भी एलएलपी के पार्टनर्स में कोई भी चेंज है वो उसके एलएलपी के एग्जिस्टेंस, राइट्स और लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. प्लीज एप्लीकेबल टू, मतलब अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, बिकॉज ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है वहां पे स्टेट करना, बताना, क्योंकि खुद से सोचिए क्यों, मतलब हमारे पास कंपनीज एक्ट अलग डिफाइन है अपना, उनका एक अलग एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट एक अलग है. आखिर हमें ऐसी क्या नीड थी कि हम एक एलएलपी का जो एक्ट है, हम एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को लेकर आए. हम एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को लेकर आए, तो उसके लिए हमारे लिए क्या हमें नीड थी. तो नॉन एप्लीकेबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो एलएलपी पे अप्लाई नहीं होगा. तभी तो हमने इसको एक एक्ट में फ्रेम किया गया, क्योंकि 2008 से पहले इतने कन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए कि सेटअप तो कर दी गई थी, और वो फिर अल्टीमेटली वो जो कोई भी एलएलपी फॉर्म होती थी 2008 से पहले, वो पार्टनरशिप एक्ट में जाएगी. अब नोटिस किया जाता था कि उसके मेंबर्स कितने हैं, क्या है,
अब फिर देखा गया कि ना तो वो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस फॉलो कर रही है और ना ही वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो कर रही है। सो एज यानी कि यही है एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं, तो प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो वो एक एलएलपी को अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पार्टनर्स। अभी आपको बताया था इसके पार्टनर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, फिर भी एक बार हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कौन कौन इसका पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, कौन, क्योंकि देखो मैंने आपको कंपनीज के बारे में समझा दिया, बॉडी कॉर्पोरेट्स के बारे में बता दिया कि कौन कौन इसका पार्टनर बन सकता है। अब मुझे इसके पार्टनर्स में जानना है, एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट may be a partner in a limited liability partnership। तो कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो एलएलपी में पार्टनर बन सकता है। तो पार्टनर्स में एनी इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट है वो एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में एक पार्टनर बन सकता है, provided that an individual shall not be capable of becoming a partner of a LLP। ठीक है, कि लिखा है कि एक इंडिविजुअल shall not be capable of becoming a partner, यानी कि वो LLP का पार्टनर नहीं बन सकता। कौन, यानी कि कैपेबल नहीं है। देखो होता है कि यानी कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, वो कब कब कैपेबल नहीं होगा। सिंपल, he has been found to be of unsound mind। अगर वो मतलब उसका जो दिमाग है, ठीक है, वो क्या है, रैशनल माइंड का नहीं है, या फिर वो अनसाउंड माइंड का है। ठीक है, अनसाउंड माइंड का होगा। अनसाउंड माइंड के जो पर्सन होते हैं वो डिसीजन सही नहीं ले पाते। ठीक है, अगर उनको कोर्ट ने ऑलरेडी इस चीज को पहले से ही एलएलपी के जुरिस्डिक्शन से हटाया हुआ है, so he has been found to be of unsound mind by a court के द्वारा वो unsound mind का। and then next he is an undischarged insolvent। ठीक है, यानी कि वो insolvent हो गया। insolvent का मतलब क्या है कि उसके पास यानी कि कर्जा बहुत है, उसके पास क्या है, पैसे नहीं है, उसका दिवालिया निकल गया है। ठीक है, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं, उसकी इनकम नहीं है इतनी, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया है। ठीक है, तो ये वर्ड आपने दिवालिया सुना होगा। तो ये जो पर्सन है ये आपके पार्टनर नहीं बन सकते। सो प्रोवाइडेड दैट एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज सी इज ही हैज अप्लाइड टू बी educated as an insolvent and his application is pending। ठीक है, कहने का मतलब है कि अभी उसका जो इंसॉल्वेंसी का जुरिस्डिक्शन पेंडिंग में भी है, तब भी नहीं हो सकता। अगर आप ये कहें, पर्सन कहे अभी मैं इंसॉल्वेंट मतलब कि डिक्लेयर नहीं हुआ हूं, कि जैसे कहते हैं ना कि अभी तक वो जो ब्लेम है वो साबित नहीं हुआ है, तो अगर आपके एप्लीकेशन पेंडिंग भी है तभी भी आप हैं यानी कि उसका एक इंडिविजुअल का बॉडी कॉर्पोरेट का मेंबर नहीं बन सकते। सो एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट मे बी अ पार्टनर इन ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एक इंडिविजुअल और एक बॉडी कॉर्पोरेट उसका पार्टनर हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स इसमें एग्जिस्ट करेंगे। तो देखो अगर एक ये क्या है, एलएलपी है, पार्टनरशिप है, इसका मतलब कि इसमें दो तो कम से कम मेंबर होने ही चाहिए। ठीक है, 2 मेंबर्स हैं, कम से कम होंगे, क्योंकि ये एक पार्टनरशिप है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स में नंबर 1, एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। ठीक है, हर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, तो एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि हर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव एटलीस्ट
2 पार्टनर्स के जिसके कम से कम, ठीक है, 2 पार्टनर्स तो होंगे ही होंगे, तो एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स होंगे तो 2 पार्टनर्स तो होंगे ही होंगे। सेकेंड, इफ एट एनी टाइम number of partners of a limited liability partnership is reduced below 2, ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी समय, ठीक है, जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है एक एलएलपी में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं 2 से कम करना चाहते हैं, ठीक है, एंड एलएलपी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 months while number is so reduced, the person who is only partner, ठीक है, it carries after those 6 months has the knowledge of the fact that it is carrying on business with alone। इसका मतलब कि आप अगर हैं कम से कम आपको 6 मंथ तक, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए एलएलपी में 2 पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन है कम से कम 6 मंथ तक, तो उन्हें वो बिजनेस को कैरी कम से कम 6 यानी मोर देन 6 मंथ लिखा है, ठीक है, लेकिन मिनिमम जो होता है वो 6 मंथ का होता है, उन्हें 6 मंथ की एलएलपी स्टार्ट होनी, उनको वर्क करनी चाहिए। अगर उन्हें फ्यूचर में ऐसा लगता है कि नहीं उनसे नहीं चल पाएगा तो वो 6 मंथ से पहले नहीं करेंगे। पहली बात तो इतना ध्यान रखना, 6 मंथ से पहले वो अपनी एक एलएलपी को, ठीक है, पार्टनरशिप में कन्वर्ट, एक सोल प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 6 मंथ से पहले वो उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। सो इफ at any time the number of partners of a limited liability partnership is reduced below 2, ठीक है, अगर 2 से कम होते हैं, and limited liability partnership carries on business for more than 6 months, और जो limited liability partnership है वो 6 मंथ से ज्यादा बिजनेस कैरी करती है, while number is so reduced, the person who is only partner of the limited liability partnership, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो जो पर्सन कम हो गए हैं, जो पर्सन रिड्यूस्ड हो गए हैं, वो पर्सन हु इज द ओनली, जो कि एलएलपी का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का क्या है, पार्टनर है, ठीक है, हु इज द ओनली पार्टनर ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का ओनली पार्टनर है ड्यूरिंग द टाइम दैट इट इज सो कैरीज ऑन बिजनेस आफ्टर दो 6 months, ठीक है, एंड हैज द नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज कैरिंग ऑन बिजनेस, ठीक है, उसे ये नॉलेज होनी चाहिए, यानी वो फुली अवेयर होना चाहिए। जो पार्टनर, ठीक है, जो पार्टनर एग्जिट कर रहा है, ठीक है, वो कंप्लीट इन्फॉर्म करके बता के जाएगा, ठीक है, और उस पर्सन को वो कंप्लीटली अवेयर होना चाहिए, हैज द नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज कैरिंग ऑन बिजनेस विद हिम अलोन, कि वो उसके साथ अकेले अलोन बिजनेस को कैरी कर रहा है, दैट इट इज कैरिंग ऑन बिजनेस विद हिम अलोन shall be liable personally for the obligations of the LLP, ठीक है, तो incurred during that period, तो shall be liable personally, ठीक है, यानी कि वो यानी कि जो उस पीरियड के दौरान जो एलएलपी इनकर्ड होगी, तो वो इसका मतलब उस पर्सन को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अब वो खुद से करेगा, अब वो क्योंकि एलएलपी नहीं है, एलएलपी में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, अगर आपके जो मेंबर है वो 2 से कम हो गए हैं, इसका मतलब अब आपकी जो लायबिलिटी है वो पर्सनल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वो आपका एलएलपी नहीं है। अब जब उस एलएलपी को एक ही पार्टनर रन करेगा, वन सिंगल पार्टनर रन करता है, तो वो एलएलपी नहीं होगी, वो एलएलपी से आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी, और इस सोल प्रोप्राइटरशिप में जो एक कंपनी, जो आपके पास जो एक अकेला सिंगल ओनर है, वो फिर पर्सनली लायबल होगा, यानी कि उसकी जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी, पर्सनली वो फिर उसमें लायबल होगा, ठीक है, लिखा है शैल बी लायबल पर्सनली फॉर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो इस पीरियड के दौरान, ठीक है, जो भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इनकर्ड की गई है, तो उसका जो, ठीक है, उसके जितने भी सारे ऑब्लिगेशंस होंगे उसके लिए वो पर्सनली लायबल होगा। नेक्स्ट है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ठीक है, अब
डेजिनेट, ये पॉइंट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आया है और काफी बार पूछा भी गया है डेजिनेटेड पार्टनर्स के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं, इस पॉइंट को रीड करते हैं। तो क्या है डेजिनेटेड पार्टनर्स में, एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव एट लीस्ट, क्यों लिखा गया है? ठीक है, एक हर जो एवरी एलएलपी है, हर जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है, उसके कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। तो शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, तो उसके कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। हु आर इंडिविजुअल्स, तो जो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो सबसे यानी कि वो क्या है, एक नंबर 1 इंडिविजुअल होना चाहिए। सेकंड, एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, एटलीस्ट यानी कम से कम उनमें से जो एक है वो इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या कहता है, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, कि हर एलएलपी के, ठीक है, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। ठीक है, वो जो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में से एक तो इंडिविजुअल्स है, तो एक क्या है, हु आर इंडिविजुअल्स, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम, और उनमें से जो कम से कम एक है, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी ए रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया में क्या रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, उनमें से यानी इंडिविजुअल्स हैं दोनों के दोनों, आप एक इंडियन ओरिजिन का ले सकते हैं, और एक जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है आप आउटसाइड का, बाहर के फॉरेन ओरिजिन का लेना चाहते हैं तो आप फॉरेन ओरिजिन का भी ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों फॉरेन ओरिजिन के नहीं होने चाहिए। ठीक है, जिनमें से जो एक होगा, एक हमारा इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? अब है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एलएलपी इन विच ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट। देखो मतलब कभी कभी एग्जिस्ट होता है कि जो एक दो कंपनीज हैं या फिर जो 2 बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया है, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो मिलके एलएलपी क्रिएट करेंगे। सो प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में, इन विच, जिसमें ऑल द पार्टनर्स आर बॉडीज कॉर्पोरेट, कि जिसमें हर पार्टनर्स क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, और इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स, कि जिसमें यानी कि हर पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स बॉडीज कॉर्पोरेट हैं, और जिसमें एक और एक से ज्यादा पार्टनर्स इंडिविजुअल्स हैं और क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं। At least 2 individuals who have partners of such LLP or nominees of such bodies shall act as, ठीक है, यानी कि जिसमें एटलीस्ट कम से कम वही लिखा है कि यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट यानी आर्टिफिशियल पर्सन के केस में भी, ठीक है, अगर हम, और या फिर एक इंडिविजुअल मेंबर है और एक क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, या फिर 2 इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, चाहे आपकी एलएलपी किसी भी टाइप से फॉर्म की गई हो, आपकी एलएलपी कैसे भी फ्रेम की गई हो, हु आर पार्टनर्स ऑफ सच लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के पार्टनर्स हैं, और नॉमिनीज ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट, और ऐसे बॉडीज कॉर्पोरेट के जो नॉमिनीज हैं, शैल एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, तो वो कैसे, वो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के तौर पे एक्ट होने चाहिए, तो शैल एक्ट एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज, for the purpose of this section, the term resident in India means, ठीक है, a person who has stayed in India for a period of not less than 108, ठीक है, 82 days। ठीक है, देखो आपको ऑलरेडी हम टैक्स, अच्छा आपको अभी टैक्स आपके में आया नहीं, अभी आप फर्स्ट ईयर में है, आएगा आपके सेकेंड, जब आप सेकेंड ईयर में आओगे तो इनकम टैक्स आएगा। तो इनकम टैक्स में आपको ये समझना है कि रेजिडेंट क्या होता है। देखो, एक होता है हमारे इंडिया में रहने वाला, ठीक है, और एक है हमारे पास रेजिडेंट, और एक है हमारे पास एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट के भी 2 कैटेगरीज हैं, तो मैं आपको इतना डीपली नहीं समझाती हूँ,
ठीक है, जितना आपको ऑलरेडी मालूम है, ठीक है, वही बता रही हूँ कि रेजिडेंट है इंडिया में रहने वाले, और क्या होते हैं नॉन रेजिडेंट, जो कि हमारे इंडिया में नहीं रहते, जो कि हमारे लिए एनआरआई, हम उनका वर्ड यूज करते हैं ना एनआरआई, हम उन्हें किन बेसिस पे एनआरआई बोलते हैं। ठीक है, एक पर्सन है, आप उस एक पर्सन को कैसे बताओगे कि वो इंडिया में रहने वाला है, रेजिडेंट है, या फिर क्या है नॉन रेजिडेंट है, या फिर वो इंडिया में रहने वाला नहीं है। ठीक है, आप इन दोनों कंसेप्ट को कैसे बताओगे, तो वही लिखा है द टर्म रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स, रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब है अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया, एक पर्सन जो कि इंडिया में रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज। ठीक है, यानी कि 182 डेज से कम पीरियड तक नहीं, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 ईयर। ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग यानी 1 ईयर से पहले, 182 डेज से पहले पीरियड तक नहीं। तो वही लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया, एक पर्सन जो कि स्टेड किया है इंडिया में फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज। ठीक है, यानी 182 डेज से कम पीरियड में नहीं। नेक्स्ट है सेकंड, क्या कहता है, सेकंड है देखते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन में। फर्स्ट, इफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, क्या है मतलब अगर हम इस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इसे डिफाइन करते हैं तो स्पेसिफाइज, इफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइज हु आर टू बी, देखो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या चीजें आपके रिटर्न फॉर्मेट में होंगी, क्या क्या चीजें आपकी क्या होंगी, क्लेरिफाई होंगी पार्टनर्स के बीच में। अच्छा एक मिनट, स्टूडेंट्स मैसेजेस, एक मिनट, अच्छा मुझे लगा बच्चे कुछ पूछ रहे हैं या कोई मैसेज है। आज 30 स्टूडेंट्स क्यों हैं, 31, चलिए। ठीक है, तो स्पेसिफाइज, तो उस डॉक्यूमेंट में इफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइज हु आर टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, कौन जो होंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे। ठीक है, तो हु आर टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, सच पार्टनर शैल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑन इनकॉर्पोरेशन, यानी कि इनकॉर्पोरेशन में क्योंकि ऑलरेडी लिखा होगा कि कौन से क्या है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, तो हु आर टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं states that each of the partners from time to time of limited liability partnership is to be designated partners। ठीक है, तो स्टेट करना है कि each of the partners from time to time, ठीक है, ये बताना होगा कि जैसे हो सकता है कि आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या है चेंज हो गए हैं, तो जो पार्टनर्स आपके चेंज हो गए हैं वो आपके टाइम टू टाइम क्या होंगे, मतलब और ये भी इसमें स्पेसिफाई है कि जो हर पार्टनर्स होंगे उन्हें एक पोजीशन सभी को मिलेगी, कि जैसे मान लीजिए कि सर्कल वाइज रोटेशन में कि एक बार ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर एलएलपी में 4 है तो एक बार ये पार्टनर बन गया, ठीक है, डेजिग्नेटेड, या फिर हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे सेकंड वाला, ठीक है, उसके नेक्स्ट टाइम पे थर्ड एंड उसके नेक्स्ट टाइम पे फोर्थ। तो कोई भी स्टेट्स दैट ईच ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, ईच, अंडरलाइन द वर्ड ईच ऑफ द पार्टनर्स, आप अगर लिख रहे हैं तो प्लीज उसको लिख लीजिए। तो ईच ऑफ द पार्टनर्स यानी कि हर पार्टनर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से टाइम टू टाइम हर पार्टनर इज टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो क्या होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा। यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से टाइम टू टाइम हर पार्टनर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा। एवरी सच पार्टनर शैल बी ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो जो हर पार्टनर होंगे, ठीक है, एवरी सच पार्टनर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, हो गया
Any partner may be a designated partner by and in accordance with the limited liability partnership agreement, and a partner may cease to be a designated partner in accordance with limited liability partnership agreement. कह रहे हैं एक पार्टनर है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है, ठीक है, यानी कि ठीक है, इन एलएलपी के अकॉर्डेंस में, और एक पार्टनर है सीज यानी नहीं भी बन सकता, जरूरी नहीं है कि आप उसे फोर्स कर सकते हैं, ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का एक बनने के लिए उसकी अपनी खुद की ड्यूटीज हैं, वो ड्यूटीज को क्या होगा उन्हें निभाना पड़ेगा, उन ड्यूटीज को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। सो any partner may become a designated partner by and in accordance with the limited liability partnership act agreement, and a partner may cease to be a designated partner, और एक पार्टनर है जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं होगा इन अकॉर्डेंस विद द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट है any individual shall not become a designated partner in any limited liability partnership। एक इंडिविजुअल है जो कि एक किसी भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बनेगा, अनलेस तब तक नहीं बनेगा जब तक इन विच ही हैज गिवन हिज प्रायर कंसर्न टू एक्ट, ठीक है, मतलब कि जब तक उसने अपना जो कंसर्न है वो ना दिया हो कि वो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है। आप कहने का मतलब है कि आप स्पॉन्टेनियसली से डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ये पर्सन या ये पार्टनर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की एक अपनी खुद की एक उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसमें उसके एक अपनी खुद की क्या है राइट्स और खुद की अपनी ड्यूटीज हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सो an individual shall not become a designated partner in any limited liability partnership unless he has given his prior consent to act, कि जब तक कि उसने उस एक्ट को प्रायर कंसेंट पहले से कंसेंट ना दिया हो एज सच टू द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन सच फॉर्म एंड मैनर, ठीक है, उस फॉर्म और उस मैनर में। नेक्स्ट है एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल फाइल, ऑब्वियसली रजिस्ट्रार के पास तो उसको फाइल करना ही होगा, और वहां पर उस रजिस्ट्रार के पास उसे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड कौन इसका डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं और उन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का कंसेंट भी पता उन्हें देना पड़ेगा कि कंपनी या एलएलपी अपनी मर्जी से उन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के नेम डिसाइड नहीं कर सकती। सो एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना होगा। द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल का पर्टिकुलर्स, ठीक है, तो एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल फाइल with the registrar the particulars of every individual, हर इंडिविजुअल का जो particulars है who has given his consent to act as designated partner, ठीक है, तो यानी हर इंडिविजुअल के पर्टिकुलर्स का कंसर्न, जिन्होंने अपना कंसर्न दिया है कि वो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनेंगे, तो उसका कंसर्न भी रजिस्ट्रार को के साथ उस पे फाइल करना होगा, कि ताकि अगर एलएलपी में कोई भी, क्योंकि देखो एक कि जैसे एक क्या होता है रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, ठीक है, एलएलपी में कौन सा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अगर कोई भी मिस हैपनिंग या फिर मिस फॉल्ट के जो मैटर्स होते हैं उसमें हम उन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए रजिस्ट्रार के पास हमें उनका कंसेंट भी पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, आप अपने हिसाब से बता दो कि इस पार्टनर का जो है, ठीक है, और फिर उसका इंटरेस्ट उसके साथ मैच ना करे। तो एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार the particulars of every individual, हर इंडिविजुअल का particulars who has given his consent to act as designated partner, कि जिसने उसका कंसेंट दिया है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनने के लिए
in such form and manner as may be prescribed within 30 days of his appointment. उसके अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर. नेक्स्ट है एन इंडिविजुअल एलिजिबल टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, शेल सेटिस्फाई सच कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट, मतलब जो कंडीशंस आपको बताई हैं उसके अगर जब भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है, आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, आप उनके पार्टनर्स की नेम भी चेंज कर सकते हैं, आप, ठीक है, चेंज सब कुछ हो सकता है, री अपॉइंटमेंट, न्यू अपॉइंटमेंट, ठीक है, वो सब कुछ एक आप उस पार्टनर का कर सकते हैं. लेकिन अगर कुछ भी अपॉइंटमेंट होता है तो उसके 30 दिन के अंदर यानी विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट आपको उसके यानी कि फॉर्म में मैनर में प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, वहां पे रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा. तो ये सिंपल सा लिखा हुआ है कि एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, who has given his consent to act as designated partner, ठीक है, विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, तो उसके अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर एन इंडिविजुअल एलिजिबल टू बी ए डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल सेटिस्फाई सच कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये आपको बता दिया, जो भी इंडिविजुअल एलिजिबल है डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए तो वो ऐसी सच कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, सच कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो शैल सेटिस्फाई सच कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स. तो लिखा है एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ अ एलएलपी, ठीक है, यानी कि हर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो हर डेजिग्नेटेड पार्टनर है शैल ऑप्टिंग, और ये भी ध्यान रखना, ठीक है, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को गवर्नमेंट से यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इससे क्या होता है, अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने देखा कि ये एलएलपी है, ठीक है, इस एलएलपी से कोई भी मिस हैपनिंग है या फिर फ्रॉड है, तो हर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है एलएलपी का उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑब्टेन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना. तो एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, एक बार ये एग्जाम में खुद क्वेश्चन था एक एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्म में था कि उसे एक डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑब्टेन करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से. द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 266A टू 266G, ठीक है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 शैल अप्लाई, ठीक है, यानी कि इस सेड पर्पस के लिए वो एक्ट अप्लाई होगा. नेक्स्ट, अच्छा मुझे ये बताइए कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज कैसी होगी, या बाकी पार्टनर्स की भी अगर हम लायबिलिटीज का डिस्कस करते हैं तो उन सब की लायबिलिटीज कैसी होगी, डिस्कस कीजिए, बताइए. अगर मैं उन पार्टनर्स के लायबिलिटीज के बारे में डिस्कस करती बताती हूँ तो उनकी लायबिलिटीज कैसी होगी. मैम लिमिटेड. लिमिटेड भी होगी तो मतलब कहाँ तक लिमिटेड होगी और इसका क्या मतलब है. और देखो लायबिलिटी का मतलब सिंपल सिर्फ एक्ट से है या लायबिलिटी का मतलब पैसे से है, बताइए. रीड करो एक बार, 8 पॉइंट को अच्छे से समझो, रीड करो, क्योंकि आई थिंक जितना मैंने आपको समझाया है उतने में से आपको ये आंसर कर देना चाहिए था. उसको रीड करो, समझो. देखिए 8 पॉइंट में, ठीक है, लायबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड. देखो सबसे पहले ये ऑलरेडी लिखा गया है,
जब पार्टनर्स को अपॉइंट किया गया था, अगर उन्होंने एक्सप्रेसली पहले से ही बोल दिया था, ठीक है, उन्होंने पहले से ही प्रोवाइड कर दिया था, बता दिया था, लिखा है लाइबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के जो लाइबिलिटीज है, अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, ठीक है, ए डेजिग्नेटेड पार्टनर शेल बी, यानी जब तक कि एक एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया, ठीक है, देखो अगर उसकी जो लाइबिलिटीज है वो पहले से ही बता दी गई, वो पहले से ही डिफाइन कर दी गई, प्रोवाइड कर दी गई कि ठीक है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये उसके मैटर्स में कंसर्न होगा, ठीक है, इन मैटर्स में है, वो इस चीज के लिए लायबल है। अब हम कुछ भी है, ठीक है, एक्सप्रेसली नहीं है, हम ये एक अपने एक्ट के अकॉर्डिंग बताते हैं। एलएलपी क्या कहता है? एलएलपी कहता है डेजिग्नेटेड पार्टनर नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑफ ऑल एक्ट्स मैटर्स एंड थिंग्स, ठीक है, आपको मैंने बताया ना कि जिस तरीके से एक मतलब कि लॉ है वो उसको ढूंढेगा, वो किसको सर्च करेगा, वो जो कानून है, वो जो लॉ है उससे सर्च करेगा, देखेगा कि मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन है उसे फाइंड आउट करेगा कि कौन सा जो पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हम यानी कि इस यानी कि एक जवाब दे के लिए किस पर्सन से कांटेक्ट करें और जवाब दे के लिए हम किस पर्सन से बात करें। सो अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, ठीक है, कह रहे ए डेजिग्नेटेड पार्टनर शेल बी नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑफ ऑल एक्ट्स मैटर्स एंड थिंग्स, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, फॉर डूइंग ऑफ, ठीक है, वो जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है हर ऑल एक्ट्स मैटर्स और थिंग्स के करने से, डूइंग उसके लिए करने से वो रिस्पॉन्सिबल होगा as are required to be done by the LLP, जो कि LLP के द्वारा किया गया है, as are required to be done by the LLP in respect of compliance of the provisions of this act, इस एक्ट के प्रोविजंस के कंप्लायंस में, ठीक है, यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑफ ऑल एक्ट्स, यानी कि हर एक्ट्स मैटर्स और थिंग्स को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन अगर, ठीक है, हमें एलएलपी में क्या चल रहा है, क्या कुछ हमें फाइंड आउट करना है, तो वो पर्सन है हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर, इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ एन, ठीक है, हर चीज के बारे में वो रिस्पॉन्सिबल होगा, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। तो आपको इस पोजीशन को एक्वायर करने से पहले, ठीक है, देखो मेन चीज क्या है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनने के लिए आपके पास कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बन रहे हैं तो आपके कौन कौन से राइट्स हैं और आपके कौन कौन से क्या है खुद की ड्यूटीज हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। सो वही लिखा है आपके पास इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट लाइक रिपोर्ट परसुएंट टू दी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजंस के जैसे रिपोर्ट, स्टेटमेंट, रिटर्न, कोई भी डॉक्यूमेंट को फाइल करने के लिए, एंड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और जो कि एक एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या है स्पेसिफाइड की गई है। नेक्स्ट क्या है, liable to all penalties imposed on the limited liability partnership, ठीक है, कह रहे हैं कि हर ऑन कह रहे एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो हर ऑल पेनल्टीज जो थी वो लगाई गई थी, ऑल पेनल्टीज इम्पोज की गई थी, तो लायबल है टू ऑल दी पेनल्टीज, ठीक है, अगर एलएलपी पे कोई भी पेनल्टी इम्पोज की गई है तो यानी उन पेनल्टी को टाइमली पे करना, ठीक है, कोई भी उन्होंने प्रोविजंस हैं उसे फॉलो नहीं किया, उन प्रोविजंस का क्या किया, कॉन्ट्रावेंशन किया, उन्हें, ठीक है, ढंग से एप्लीकेबल नहीं किया, इसका मतलब कि उस डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उसके संविधान को या फिर जो कोई भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, उन सब के अकॉर्डिंग उसे ढंग से इम्प्लीमेंट करने की। अगर वो ढंग से नहीं होता, ठीक है, ठीक है, तो अगर वो ढंग से नहीं होगा तो फिर वो लायबल होगा हर जितनी भी पेनल्टीज है
एलएलपी पे इम्पोज करने के लिए। नेक्स्ट है 6, चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में जो भी क्या है चेंजेस हैं, तो अगर हम एक चेंजेस आता है तो क्या चेंजेस नहीं कर सकते, आपको बताया था। कोई भी रीजन से वैकेंसी अराइज होती है, खाली होती है, चाहे आप उसे अपॉइंट कर रहे हैं, आप उसे रीअपॉइंट कर रहे हैं, तो उसके वैकेंसी के 30 दिन के अंदर, ठीक है, आप एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। सो चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में अपॉइंट ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। तो एक जो एलएलपी है, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो अपॉइंट करेगी क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर को विद इन 30 डेज ऑफ ए वैकेंसी, ठीक है, वैकेंसी जो कि किसी भी रीजन से अराइज की गई है उसके 30 दिन के अंदर। तो ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में अपॉइंट ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, विद इन 30 डेज ऑफ ए वैकेंसी arising for any reason and provisions of subsection 4, ठीक है, and subsection 5 of section 7 shall apply in respect of such new designated partner। कोई भी किसी भी टाइप का एक डेजिग्नेटेड पार्टनर में क्या है चेंज है, तो उस चेंज है तो यानी वो अपॉइंट किया गया है तो उसके 30 दिन के अंदर तक, ठीक है, 30 डेज के अंदर तक, ठीक है, वो जो एलएलपी है वो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर के तौर पे अपॉइंट की जाएगी। तो ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में अपॉइंट ए डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करेंगे कब, विद इन 30 डेज ऑफ ए वैकेंसी, वैकेंसी के 30 दिन के अंदर। अब है प्रोवाइडेड दैट इफ नो डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अपॉइंटेड, प्रोवाइडेड अगर कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट नहीं किया गया, और इफ एट एनी टाइम देयर इज ओनली वन डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि आपने पहले से यानी कि इस चीज को कि कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उस चीज के लिए आपने पहले से डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इफ नो डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अपॉइंटेड, अगर कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट नहीं है, और इफ एट एनी टाइम किसी भी समय देयर इज ओनली वन डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, और खाली एक ही डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तो हर पार्टनर को डीम किया जाएगा कि यानी हर पार्टनर फिर माने जाएंगे कि वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर एक पर्सन के ऊपर नहीं आएगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फिर जितने भी सारे उनके पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स के बीच में वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जिस्ट करेंगी, उन हर पार्टनर्स के बीच में वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। क्लियर हुआ? तो ईच पार्टनर शैल बी डीम टू बी ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। नेक्स्ट है 10, पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 7, 8 एंड 9, यानी कि सेक्शन 7, 8 और 9 के कंट्रावेंशन के लिए जो क्या है पनिशमेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, if the limited liability partnership contravenes the provisions of subsection 1 of the section 7, section 7 के subsections 1 के provisions में अगर वो contravene करती है, the LLP and its every partner shall be punishable, कहने का मतलब है कोई भी प्रोविजंस अगर मिसलीड होता है, कोई भी प्रोविजंस को अगर तोड़ा जाता है, ठीक है, इफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंट्रावीन्स द प्रोविजंस, ठीक है, अगर सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस को कंट्रावीन करती है, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स एवरी पार्टनर, ठीक है, यानी कि इटसेल्फ एलएलपी और इटसेल्फ एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप
हेलो मैम। मैम लेफ्ट हो गई। तो अब क्या करें यार, हम भी लेफ्ट हो जाएं? अटेंडेंस ले लो। जिज्ञासा अटेंडेंस ले ले हमारी और एक बार बता दे। हाँ यार, अटेंडेंस हो जाए तो बता देना प्लीज। जिज्ञासा ले ली तुमने अटेंडेंस? हाँ ले जिज्ञासा, ली। हाँ ले ली। लेफ्ट लेफ्ट कर तो दे। एक बार बता दो। बोल दो एक बार जिज्ञासा। एक मिनट। आशिमा, अमरप्रीत, आंचल, टिशा, अंजलि, भूमिका, दीक्षा, दिव्या, फरीना, गीता, हर्षिता, हीना, ज्योतप्रीत कौर, काजल, करिश्मा, मानसी, नेहा, निक्की, प्राची, प्रियंका, प्रियंका मिश्रा, राधा, रिंकी, साक्षी, संध्या, शालू, श्रुति, शुभांगिनी, सिमरन। लेफ्ट कर दें क्या? हाँ अब शायद लेफ्ट हो जाते हैं, मैम भी नहीं है और हाँ अटेंडेंस ठीक। भेज देगी जिज्ञासा मैम को। ठीक है। अरे रुको, मैम ने न्यू लिंक भेजा है। चलो करते हैं, ज्वाइन।